आज हम लोग पढ़ेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में और उसको याद करते हुए भी चलेंगे ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डेट याद कर लेते हैं कि ये जो है डेट, यह अधिनियम लागू कब हुआ था। तो इसको कैसे मानव से संबंधित है तो मानव से याद करेंगे। दो आदमी हैं भाई जी, ये दोनों आदमी एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब अपने अपने दोनों हाथों से मार रहे हैं। और लड़ने वाली इनकी उंगलियां एक हाथ में 4 होती हैं तो दोनों हाथ में हो गई 8। तो दोनों आदमी अपनी 8-8 उंगलियों से एक दूसरे पे सितम कर रहे हैं और उन्होंने एक दूसरे की उंगली मतलब 93 93 तोड़ डाली। तो एक दूसरे पर सितम करते हुए अपन एक दूसरे की उंगली तोड़ डाली। तो इसको लागू कब हुआ, डेट ऐसे याद कर लेंगे 28 सितंबर 1993। अब इसमें जो है कुल जो है 8 अध्याय हैं। देखो 28 था तो 8 यहाँ से ऐसे, मतलब मन में अगर एक दो बार देखोगे तो डेट देख के याद आया करेगा कि कितने अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। और मानव जो है हमेशा प्यार में डूबा रहता है। आई लव यू होता है ना, 143 लव यू। तो लव यू होता है अस्थाई। इसी तरीके से जो अधिनियम होता है उसकी धाराएं भी जो है कुछ घटती बढ़ती रहती हैं, तो वो भी अस्थाई होती हैं। तो मानव संरक्षण अधिनियम में यहाँ से याद करें कितनी धारा है, 43 धारा है। ठीक है। इसके बाद आता है धारा नंबर 1 आती है, उसमें यही आता है कि संक्षिप्त नाम विस्तार, तो वो तो संपूर्ण भारत पे है तो उसको तो हमने लिखा नहीं। हम सीधे डिफिनीसन, मतलब धारा 2 में डिफिनीशंस आती हैं, दूसरे की भाषा परिभाषा। तो सीधे डिफिनीशंस पे चलते हैं। तो उसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार है, एक दो बार पढ़ोगे, मतलब ये एक जो है सेंटेंस सा लिखा है, इसको पढ़ो और यहाँ से आपकी सारी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। ठीक है। तो क्या है, स आम न संकल्प जन जन माधवी लोक राज्य, से नहीं कहते हैं कि कुछ जो है भाई स्लोगन सा मिल गया तो डिफिनीशन इतने में सारी की सारी आपकी आ गई, समझ लीजिए। क्या करेंगे, उसको ऐसे चालू करेंगे कि जहाँ तक ये सेंटेंस जाता है उसको ऐसे लिख रहे स आ देखो इसमें ये है ना, जैसे बड़ा आ मैं लिखूंगा तो उसको बड़ा आ का मतलब 2 बार सा आ मु, फिर न, फिर इसके बाद ये जो आ आया ये यहाँ पे न, फिर संकल्प जन 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 जन, और उसके बाद आ गया माधवी लोकराज, वो नीचे माधवी करके उसको तो ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग जो है बस ऐसे का खा गा गा, यहाँ चा छा जा झा, देखो यहाँ पे जन जन है तो मैंने यहाँ पे जन जन इसलिए रिपीट हुआ जन जन। तो ये झा झा, देखो इधर भी रिपीट इधर भी रिपीट। तो यहाँ पे जहाँ जन जन आएगा तो उसको आप रिपीटेड मोड में लिखेंगे, झा हो जाएगा कि झा का हो जाएगा। तो इसी प्रकार जन जन माँ माधवी, देखो माँ से महिला, ध माने अधिसूचना, यहाँ पे ये माधवी है ना तो इसका ये यहाँ पे आधा आ जाएगा। वी लोकराज, तो ऐसे ही कर लोगे। तो जब लिखोगे तो दो के काम में क्या आएगा, सा, मतलब यहाँ पे सशस्त्र, सशस्त्र बलों से संबंधित है। सशस्त्र बल जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे थल सेना नौसेना वायुसेना नहीं होता है, तो उससे जो सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित परिभाषा है। तो मैं परिभाषा का सबसे पहले आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा बता दूंगा क्योंकि जो है छोटा सा वीडियो बनाना है। तो इसमें सा से सशस्त्र आ गया, आ से अध्यक्ष आ गया, अध्यक्ष मतलब परिभाषा, आ से आयोग की परिभाषा, मा से मानव अधिकार, ना से न्यायालय, आ से अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, सा से संकल्प, कल्प, कल्प मतलब अल्प, कल्प अल्प, कल्प अल्प मतलब अल्पसंख्यक आयोग इसमें आ जाएगा, वो भी राष्ट्रीय वाला। ठीक है। जन जन मतलब जो जन होते हैं, आदमी होता है, कुछ एससी होते हैं कुछ एसटी होते हैं, तो इसीलिए हमें जन जन यहाँ से रिलेट कर रहा हूँ। जन एक एससी हो गया, एक जन एसटी हो गया। फिर उसके बाद आ गया माँ से महिला, अध से अधिसूचना, वी से विहित, लोक से लोक सेवक, और राज्य से राज्य आयोग। ये मतलब इसमें जो है इसकी परिभाषाएं दी हुई हैं। तो दो के काम में सशस्त्र बलों की परिभाषा दी हुई है हैं, और इसका जो है दो दो का खा है उसमें जो है अध्यक्ष की आयोग की, ऐसी इस प्रकार परिभाषाएं दी हुई हैं। तो ऐसे आप जो है इसको बहुत ज़्यादा आसान से याद कर लेंगे। क्या है, सामना संकल्प जन जन माधवी लोक राज्य, सा से हो गया सशस्त्र बल, आ से अध्यक्ष, हाँ। उसके बाद जो है फिर से जो है आ गया जो है एक आ गया आयोग, मानव अधिकार न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संविदा सदस्य, अल्पसंख्यक, एससी एसटी, महिला,
अधिसूचना विहित लोक सेवक और लोक राज्य। इसके बाद अध्याय 2 आता है जिसमें धारा 3 से 11 है। यह है राज्य। राज्य का एक मतलब समझ लिए नेशनल, मतलब राष्ट्रीय होगा। यहाँ पे जो है राष्ट्रीय हो गया, धोखे से लिख गया है, मतलब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसको जो है यहाँ से याद कर लेंगे। तो इसकी जो है परिभाषा क्या है, गण है पदक से रवि आए। गण है पदक से रवि आए का मतलब गा से गठन, ना से नियुक्त, है से हटाना, पद से मतलब पदावधि, का से कृत्य, सा से सेवा शर्तें, रा से रिक्त, फिर वी से आता है विनियमित, और आय मतलब आयोग के। तो यहाँ से हमको सीधे याद हो जाएगा। धारा 3 में जैसे आता है कि जो है गठन, तो यहाँ पे हमें जो है इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में चर्चा चल रही है, तो इसमें जितनी भी होगी वो सारे नेशनल वाले होंगे, मतलब राष्ट्रीय वाले होंगे। तो शब्द बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है गठन, अब बताओ गठन जैसे ये है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो निकाय है उसका एक मान लीजिए दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी जो है जो गठन हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, इसीलिए इसको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं। उसके बाद नियुक्त, अब कहेंगे भाई राष्ट्रीय जो हमारा मानवाधिकार आयोग है इसकी नियुक्त कौन करता है, भाई केंद्र सरकार करेगी। देखो राष्ट्रीय है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी सीधे, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें कहेंगे हाँ भाई कर लिया, तो इसके बाद जैसे भाई नियुक्त हो गई, तो इसमें एक नॉर्मल सी बात पूछी जाती है कि इसमें कौन कौन से क्या कहते हैं अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, ये सब भी तो होंगे भाई। नियुक्त किसी होगी, नियुक्त किसी होगी, अध्यक्ष की होगी, सदस्य की होगी। तो इसमें जो सदस्य होंगे उसका अध्यक्ष कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। कौन, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे अब सदस्य होने के लिए कुछ शर्तें होंगी, सदस्य तो होंगी, उसमें एक सदस्य कौन होगा जो उच्चतम न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान न्यायाधीश हो या रहा हो। उसके अलावा एक सदस्य कौन होगा जो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या पहले रहा हो, ठीक है। इसके अलावा अन्य 3 सदस्य भी होंगे। अन्य 30 सदस्य होंगे, वो कौन होंगे भाई, वो होंगे मानवाधिकार मामलों के जानकार। जैसे जो मानवाधिकार से संबंधित चल रहा है तो मानवाधिकार के जानकार होंगे, ठीक है। और उसमें जो है जो 3 सदस्य हैं इनमें से जो है एक सदस्य महिला। देखो ट्रिक तो रटना बहुत आसान है। मैं देखो गण है पदक से रवि है याद कर लो, 3 से 11 तक धनाधन याद हो जाएगा। लेकिन उसमें जो है थोड़ी सी डिटेल्स हम ये जो जोड़ते चलेंगे, इससे जो है कुछ समझ में आए क्वेश्चन, क्योंकि परिभाषाओं से इनसे नहीं बनते क्वेश्चन, ये इनसे बनते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में अध्यक्ष कौन होगा और ये सदस्य कौन होंगे, इसमें महिला के, यही सब क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसके ट्राई किए ना, तभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे अब नियुक्त तो हो गई भाई, इसमें अध्यक्ष है ये सब है, लेकिन अब हम इनसे पूछे जाएंगे कि भाई ये बताओ अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जो अध्यक्ष की नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। एक समिति बनाता है, ठीक है, समिति बनाता है, उसी अनुशंसा पर नियुक्ति अध्यक्ष की कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और जो और इसका जो है अध्यक्ष समिति में कौन कौन होता है, समिति में कौन कौन होगा भाई, समिति में कौन कौन होगा, समिति का अध्यक्ष जो होगा भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो समिति होगी उसका अध्यक्ष जो है कौन कौन होगा, इस समिति का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। समिति में सम्मिलित अन्य सदस्य कौन कौन से होंगे, भारत का गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का लोकसभा ने एक तो अध्यक्ष हो जाता है, एक जो है लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है
लोकसभा के विपक्ष का नेता ले लिया जाता है। राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति तो भाई लिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो होता है क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति, इसीलिए राज्यसभा का उपसभापति हो गया। और इसके अलावा राज्यसभा का जो है विपक्ष का एक नेता होगा, वो ले लिया जाएगा। यहाँ नोट करने वाली की बात है ये, जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में है, वह जो है जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में है, यदि इनकी नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के रूप में करनी है, तो इस मामले में भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है परामर्श देता है। कौन? CJI, मतलब भारत का मुख्य परामर्श जो है देता होता है वही। मतलब वैसे तो जो है प्रधानमंत्री होगा ही, लेकिन अगर जो है इनकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्त अध्यक्ष के रूप में करनी है, तो भाई CJI परामर्श देता है। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। इसके बाद भाई जैसे ये आ गया हटाना, पद से हटाना, तो इसमें क्या है भाई, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य थे हटा दिए जाएंगे। वो या तो जो है त्याग पत्र देंगे या हटाए जाएंगे, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो वो त्याग पत्र किसको देगा? तो भाई ये लोग भारत के राष्ट्रपति जो होता है उनको त्याग पत्र देते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम लोग मतलब बहुत आराम से जो है, अब भाई पदावती आ जाती है, सीधे आ जाता है कि और हटा भी जाएंगे। हाँ देखो, इसमें एक चीज़ मैं भूल गया कि भाई हटाए जाएंगे, तो ये थोड़ी है मुंह उठा के किसी ने भी हटा दिया। भाई राष्ट्रपति आदेश देगा, उसके बाद उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच होगी। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा ये अध्यक्ष एवं जो उनके सदस्य होंगे, कुछ कारण होंगे, उनके ही आधार पर हटाएगा। ये नहीं कुछ भी हो तो हटा देगा। मतलब इसमें जो है ज़्यादा नहीं, 3-4 होते हैं। जैसे भाई कोई भ्रष्टाचार की स्थिति में, या वो असमर्थ हो, या दिवालिया हो गया हो, ठीक है, तो या तो पागल हो गया हो, और उसका जो है या तो जो है दोष सिद्ध हो गया, उसको सज़ा मिलनी है उसके उपलक्ष्य में, या तो मानसिक या शारीरिक रूप से जो है शिथिल, मतलब पैरालाइज हो गया हो। ये होने चाहिए जो है, ये नहीं कि राष्ट्रपति हटा सकता है तो किसी भी उस पर जो है हटा दिएगा। तो अब उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनकी पदावधि। भाई देखो, पद ग्रहण करोगे उसके 3 वर्ष तक होगी, 3 वर्ष, और मैक्सिमम आप 70 साल की उम्र तक रह सकते हैं। इनमें जो पहले पूरा हो जाएगा उसके आधार पर आप जो है अपने पद पे रह सकते हैं। जो पूरा हो गया, जैसे भाई हटा दिए जाओगे, जैसे भाई 3 साल पूरे हटाओ, अब भाई तुम्हारे 3 साल नहीं पूरे हैं, 70 साल के हो गए, तो हटाओ तुम यहाँ के ननगुलो। तो अध्यक्ष जो होता है वो व्यक्ति एक से अधिक कार्यकाल के लिए भी जो है नियुक्त किया जा सकता है। भाई एक से अधिक उसको जो है चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए भी वो नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और अध्यक्ष है या कोई सदस्य है भाई रिटायर हो गया, तो ये नहीं है कि केंद्र या राज्य सरकार में कोई और पद मिल रहा है उस पर काम करें, कहीं नहीं, आप फिर उसके बाद कहीं आप जो है कार्य नहीं कर सकते, हटो, हो गया काम तुम्हारा। अब उसके बाद जैसे आ जाता है कि धारा 7, इसमें कृत्य, मतलब समझ में आ रहा है कि कृत्य का मतलब हो रहा है काम। भाई काम अपने कर रहे हो, भाई जो है अध्यक्ष है अपने कार्य कर रहा है, या उसके कार्य निर्वहन से संबंधित चीज़ें हैं, जिससे भाई अब कार्य निर्वहन कब कोई कर सकता है, जैसे भाई मान लो उसकी मृत्यु हो गई, भाई मान लो भाई अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा दे दिया, और भाई मान लिया जो है अवकाश में जो है चला गया, तब क्या करोगे? तो भाई क्या होगा इन स्थिति में, अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति किसी सदस्य को कार्यभार सौंप देगा। कौन सौंपेगा? मतलब राष्ट्रपति सौंप देता है। तो इसमें यही है भाई, इसके कार्य निर्वहन की जो बातें होती हैं वो धारा 7 में रख दी गई। उसके बाद आते हैं धारा 8। भाई धारा 8 में क्या है, सीधे लिखा हुआ है सेवा शर्तें। सेवा शर्तें हैं कि भाई आप जो है क्या कार्य करोगे, और आपका जो है जो सेवा के निबंधन व शर्तें इसमें रख दिया, हटाओ इसको, हो गया, इस पर हटाया वही है। तो धारा 9। अब भाई धारा 9 में सीधे लिखा हुआ रिक्त, एक शब्द लिखा हुआ है रिक्त। भाई इसमें यही है कि जो आयोग की जो कार्यवाहियाँ हैं उसके जो अविधिमान नहीं होने से संबंधित है। जैसे भाई अब रिक्त है, तो
और जो उसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या NHRC की जो कार्यवाही हैं वो तो चलती रहेंगी। ये नहीं है कि रिक्त है तो जो है कार्यवाही नहीं आगे बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है धारा 10। धारा 10 में लिखा हुआ है विनियमित। विनियमित का मतलब ये है कि जैसे आयोग का अधिवेशन का स्थान है, या जो है अध्यक्ष, जो मतलब जैसे नहीं होता है कि अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि भाई ये समय है, ये स्थान है, यहाँ जो है हम लोग जो है आयोग की प्रक्रिया चालू होगी, ठीक है। इसके मतलब इसके लिए वो जो है वो क्या कहते हैं, नियम भी बना सकता है। ये जो है शक्ति जो है आयोग के पास है, ठीक है। यही इसमें लिखा हुआ है, सीधे यही लिखा हुआ है कि उसका मिनिमम मतलब जो शर्तें और एक कानून बना सकता है कि उसका जो है कहाँ क्या होगा। उसके बाद आता है धारा 11। इसमें क्या है, आयोग के मतलब क्या, आयोग के वही तो होंगे अधिकारी कर्मचारी, यही तो सब होंगे। तो इसमें अधिकारी कर्मचारी इसमें होता है अच्छी रैंक वाले होते हैं, जैसे महासचिव हैं, जो केंद्र सरकार के सचिव हैं। सचिव की रैंक, जो महासचिव होता है वो केंद्र सरकार के सचिव की रैंक के मतलब बराबर होता है, इतना समझ के चलिए, हल्के में नहीं लेना। और जांच पड़ताल के लिए जो महानिदेशक या DGP रैंक का अधिकारी होगा, वही मतलब इसके अधीन जो है पुलिस के कर्मचारीगण होंगे। तो मतलब समझ रहे हैं, ये आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अधिकारीगण जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, समझ लो। अब उसके बाद आ रहा है अध्याय 3। इसमें अध्याय 3 के आयोग के कृत्य या शक्तियाँ। देखो मतलब आयोग के जो कार्य हैं, जो शक्ति हैं, इसके में हम लोगों ने रख दिए। देखो इसीलिए हमने देखो 12 से ये 16 तक है, सीधे देखो काम कृत्य, फिर 13 शक्ति, ठीक। अब भाई काम हो गया, हमारे पास शक्ति भी है, तो शक्ति है तो हम सीधे भी खाए अन्वेषण अगले में करेंगे, भाई जांच पड़ताल बहुत जल्दी करेंगे। और 15 कथन व्यक्तियों के मतलब जो है, जो इसमें व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, कोई चीज़ें उसकी मानवाधिकार का जो है वो हनन हो रहा है, तो इसमें जो है कथन वगैरह से संबंधित है, अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ। और 16 मतलब सुनवाई, 16 मतलब सुनवाई, बस आयोग के कृत्य एवं शक्तियाँ इसमें हो गया। तो भाई इसमें हम कहेंगे कि भाई चलो आयोग के कृत्य क्या होते हैं। जैसे भाई मैं बता रहा हूँ, जैसे आयोग का कृत्य ये है, जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति आया, ठीक। अब भाई उच्चतम न्यायालय का आदेश, या भाई उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि भाई इस मानव का हनन हो रहा है, ठीक। और कोई जैसे लोक सेवक है, उसको जो है प्रताड़ित कर रहा है, तो आप क्या करोगे, जो उसकी शिकायत है देखोगे कि भाई उसके मानवाधिकार का जो क्षेत्र है उसमें कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। ये आयोग का कृत्य है कि आप जो है डिटेल्स मतलब देखिए, ये आपका जो है कृत्य है, कार्य है आपका। और जैसे इसमें शक्तियां हैं, तो आयोग की शक्तियां तो अभी ऊपर ही देख रहे थे कैसी कैसी शक्तियां थी भाई। जैसे अब लोकसभा अध्यक्ष, ये विपक्ष और ये सब ये दुनियादारी हैं, तो इनको समझ रहे हो कि क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं, बहुत तगड़ी शक्तियां हो सकती हैं। तो ऐसे 14 में अन्वेषण मतलब खोजबीन, मतलब कि किसी कोई टॉपिक पे जो है कोई खोजबीन कर सकता है, हैं, मानवाधिकार की भाई बात है यहाँ पे। और जैसे 15 में आता है, जैसे आयोग के जो सक्षम व्यक्ति होते हैं वो बयान लेंगे, हैं भाई, बयान लेंगे समक्ष व्यक्ति के, कि भाई जो प्रताड़ित है उसके हम बयान रिकॉर्ड करेंगे, इसमें 15 में आता है। और 16, और जो बयान ले लिए है तो ऐसे व्यक्तियों की भाई संबंधित सुनवाई होनी चाहिए, कि मतलब उस पर जो है कोई प्रतिकूल मतलब उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए उसको जो है जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, ताकि उस पर कोई जो है प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसी के बाद आता है अध्याय 4। अब भाई देखो, कृत्य शक्ति हो गई, तो ये कृत्य सत्य वो कथन और सुनवाई सब हो रही है, तो अब आगे क्या आएगा भाई, 4 में प्रक्रिया तो आएगी, प्रक्रिया तो आएगी। ये देखो लिखो है धारा 17 बढ़ा है खतरा, और धारा 17 बढ़ा है खतरा तो शिकायत, थड़िया शिकायत करो, कोई खतरा लगे सीधे शिकायत, ठीक। और 18 भाई मतलब 18 17 में शिकायत करी तो भी जांच के दौरान या जांच के पश्चात वाली कार्रवाई इसमें धर दो। और वो नीच लोग क्या लेके घूमते हैं अपने घर, बगल में कट्टा का, जेब में कट्टा लेके घूमते हैं, 170 वाला आ गया। और 20 मतलब केंद्र जो है रिपोर्ट अपनी वार्षिक बनाएगा, पेश करेगा, वही जैसे में आ जाता है 17 18 19 20 में, ठीक है। तो इसको भी समझा देता हूँ थोड़ा, कि जैसे
जैसे कोई राज्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत है, जैसे इसमें जो है, ठीक है, कोई भाई हाँ शिकायत हो गई तो क्या किया जाएगा। तो इसमें यही होता है कि भाई कि किसी अधिकारी से या केंद्र या राज्य जो होता है, राज्य सरकार के किसी संगठन से जो है मतलब समय सीमा में एक रिपोर्ट मांगी जाएगी कि भाई किसी की शिकायत है, समय सीमा एक आपकी बांध दी गई है कि आप जो है इतने समय में इसकी जो है हमको रिपोर्ट दीजिए कि भाई हाँ हो सकता है कि जो है जैसे जैसे जिस संगठन की जिस संबंधित विभाग से जो है रिलेटेड जो है उसकी शिकायत है उसको सौंप दी जाएगी, इस समय में हमको जो है इसकी जानकारी उपलब्ध कराइए। और अगर नहीं उपलब्ध करा पाता है वो संगठन तो जो है जो आयोग है वो स्वयं जो है जांच करता है, ठीक है भाई। और लेकिन जानता है कि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC है, वो जान गया कि भाई इतना बड़ा कोई केस नहीं है और ज़्यादा कोई बड़ा मैटर नहीं है, तो क्या जो है फर्जी में वो कुछ किया जाए। तो शिकायतकर्ता को इस बारे में जो है संबंधित जानकारी दे देता है कि आपका जो है कार्रवाई चल रही है, जो है थोड़ा लेट लपेट हो गया है, ठीक है। और इसी 18 में वही है, जांच के दौरान या जांच के पश्चात जो कार्रवाई की जानी है होती हैं वो 18 में होती हैं। और सशस्त्र बल जो होता है 19 में। सशस्त्र बल क्या होता है, मानव अधिकारों से जो है जुड़े हनन होते हैं, जो उससे प्राप्त शिकायत होती है के संबंध में प्रक्रिया सशस्त्र बलों की बात प्रक्रिया से संबंधित, मतलब 19 में जो है जैसे सशस्त्र बल से रिलेटेड है तो इसको बस सीधे ऐसे याद करो, 19 मतलब सशस्त्र बल। और जो है 20 में क्या होता है कि जो NHRC की वार्षिक रिपोर्ट होती है वो जो है 20 में रख दी गई है। इसमें ज़्यादा कुछ है पढ़ना है नहीं। हाँ जैसे देखो अब याद आ गया कि यह राष्ट्रीय मानवाधिकार या विश्व मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है इसको भी जान लीजिए। 10 दिसंबर को इसलिए मनाया जाता है कि 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र था, यूनाइटेड नेशंस ने जो है अपने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की थी, इसलिए जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अध्याय 5 राज्य मानवाधिकार, अभी राष्ट्रीय चल रहा था और उसी सेम से लाइन से चलेगा 31 से 29। इसमें क्या है 21 से 29 गन है। अभी देखो राष्ट्रीय में पढ़ा था गन है पदक से रवि है, इसमें जो है बस आरिल आखिरी में थोड़ा सा बदलेगा, बाकी वही सीरियल चलेगा। गन माने गठन, ना माने नियुक्त, हाँ माने हटाना, पद माने पदावधि, का माने कृत्य, 26 में सेवा शर्त और 27 में अधिकारी एवं कर्मचारी। और आरिल मतलब आ में अधिकारी, री माने रिपोर्ट, ला माने लागू होना, केंद्र सरकार के जो कानून हो राज्य सरकार पर लागू होंगे, 29 में है। तो इसमें जो है अब राज्य है, राज्य भाई गठन होगा, जो गठन होगा अब तुमसे जो है अभी तक उसमें कहा था कि भाई केंद्र सरकार द्वारा गठन किया जाता है, तो यहाँ क्या होगा राज्य सरकार द्वारा गठन, बस बात खत्म। इसका भाई अब मैं कहूँगा कि भाई राज्य सरकार गठन करेगी तो आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, भाई वहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या जो उच्च न्यायालय का जो है पूर्व न्यायाधीश रहा वो उसको अध्यक्ष बना देंगे। इसके अतिरिक्त सदस्य कौन कौन होंगे, एक सचिव होगा, एक सचिव होगा, एक अन्य सदस्य होगा जो वर्तमान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या रहा हो, ठीक। एक जिला न्यायालय का न्यायाधीश होगा, जिला न्यायालय का न्यायाधीश, लेकिन उसको 7 ईयर्स का अनुभव होना चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में। एक अन्य सदस्य होगा भाई, जो क्या होगा कि जिसको जो है मानवाधिकार मामलों का जानकार हो या विशेषज्ञ हो, ठीक है। उसके बाद अब वही आ गया कि नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भाई कैसे की जाती है, भाई यहाँ क्या किया जाता है राज्यपाल की अनुशंसा पे की जाएगी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, यही तो होता है। तो इसमें जो है समिति का अध्यक्ष कौन होगा, समिति में कौन कौन है, इस समिति का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री हो गया। इसके अलावा कौन कौन होंगे भाई, राज्य का गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री,
विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता होगा। ठीक है, मतलब जैसे नहीं, एक भाई जो पावर में वो अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष, लेकिन एक जो है जो अपोजिट पार्टी का होता है उसको भी रख दिया जाता है। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अब उसके बाद 23 में आ गया हटाना। तो ये राज्य मानवाधिकार है, जिसे SHRP इसको बोलते हैं, नेशनल वाला जो है वो केंद्रीय था। इसमें 23 में आ गया हटाना। तो भाई त्यागपत्र दे सकता है, हटा सकता है, लेकिन हटाएगा कौन? राज्यपाल हटाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, राज्यपाल हटाएगा, लेकिन कुछ शर्तें तो होंगी भाई, हटाएगा का है तो ज़्यादा शर्तें नहीं भाई, जैसे भ्रष्टाचार या कदाचार, भ्रष्टाचार की स्थिति में है, असमर्थता आ गई भाई, मालूम भा काम ही नहीं कर सकते हैं, तो ये 1-2 चीज़ें होती, भ्रष्टाचार या असमर्थता, हटा दो। अब उसके बाद आता है 24 पदावधि। भाई पदावधि कितने दिन की होगी भाई? वही है जिस दिन से ग्रहण के 3 साल, या तो आपकी एज 70 साल हो गई हो, जो पहले होगा उसके अनुसार आपको पदावधि निर्धारित करी जाएगी। और अध्यक्ष पद पर व्यक्ति को 1 से अधिक कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जाता है। ये नहीं कि आप अध्यक्ष हैं और भी आपको पद दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो भाई 25 आ गया। इसमें जो है आपके कार्य जो कार्य होंगे उनको निर्वहन से संबंधित आपकी जो बातें होंगी इसमें लिखी हुई होंगी, कोई बात ही नहीं है। 26 सेवा शर्तें। भाई जो आपके अध्यक्ष या सदस्य हो, आपकी जो है सेवा क्या है, उनका सेवा शर्तें इसमें लिखी हुई हैं। 27 का मतलब है जो अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बात ही नहीं है, इनके बारे में लिखा हुआ है। 28 भाई आप वार्षिक रिपोर्ट है जो SHRC की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाती है, उसमें लिखा दिया है। 29 मतलब जो केंद्र सरकार की कानून है वो राज्य सरकार पर लागू होंगे, कोई बात ही नहीं है। अब आ गया अध्याय 6 मानवाधिकार न्यायालय। ठीक है, नल मतलब इसको मैंने नहीं याद करें, नल 30-31 मानवाधिकार न्यायालय, 31 विशेष लोक अभियोजक मतलब सरकारी वकील। तो मानवाधिकार न्यायालय का गठन कौन करेगा भाई, कहाँ करेगा? तो राज्य सरकार प्रत्येक जो है जनपद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर देती है, कह रहा है भैया अपना अपना सुनो जाकर टिकट आ जाएंगे। हाँ, तो भाई मानवाधिकार न्यायालय का गठन क्यों किया जाता है भाई? मानवाधिकार के जो मामले हैं उनको तुरंत सुनवाई हो सके इसलिए ये आता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये विशेष लोक अभियोजक या सरकारी वकील है, तो इसकी नियुक्ति काहे करी जाती है, क्यों की जाती है भाई? इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और इसका भी जो है जो वकील है वो 7 सालों से मतलब उसके पास वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसकी जो है यहाँ पे नियुक्त की जाएगी। ठीक है, बहुत आसान था, इसको बढ़ावा गया। देखो अध्याय 7 मतलब संपरीक्षा, 7 मतलब संपरीक्षा, वही है इसमें। 7 मतलब आप, उसी से याद गए, 7 मतलब संपरीक्षा, और आप इसकी ट्रिक है, तो आप मतलब आ पापा। ठीक, तो इसमें 32 में केंद्र अनुदान, 33 में राज्य अनुदान, 34 में केंद्र संपरीक्षा, 35 में राज्य संपरीक्षा। कितना सरल है, बहुत सरल। देखो बात अध्याय 8, तो इसमें देखो इसकी ट्रिक है। 8 में आता है प्रकीर्णन। तो इसकी ट्रिक है ना आवे सलोनी भावी रसिक वृत्ति, ना आवे सलोनी भावी रसिक वृत्ति। मतलब इसमें कहा गया है भाई, किसी को देख के जैसे छंद दोहा होते हैं उसमें कहा गया भाई सलोनी भावी आपको रसिक वृत्ति नहीं आनी चाहिए, ना आए सलोनी भावी रसिक वृत्ति, बहुत सीरियस मैटर है भाई। तो इसमें जो है जो धारा 36 है तो इसमें क्या है, ना आने वाले विषय, आय मतलब अन्वेषण दल, सा माने सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, लो माने लोक सेवक, नी माने नियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, भा माने भूतलक्षी रूप से नियम जो मतलब पहले से नियम बने हुए हैं उनके आधार पर नियम बनाना, वी माने विनिमय मतलब वही नहीं जो मैंने बता रहा था पिछली बार, अभी जो है केंद्र सरकार वाले में कि जो है अपना स्थान या समय चुनने की उनके पास शक्ति होती है कि कब क्या कार्यवाही कहाँ होगी, वही इसमें दिया हुआ है। रस माने रा
राज्य सामान्य सरकार, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति को इसमें रख दिया गया है। और 42 माने कठिनाइयाँ, का माने कठिनाइयाँ, और वृत्ति माने वयावृत्ति या निरसन। ठीक है, तो इसको देखो थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इसमें क्या है, 36 माने ना आने वाले विषय। तो ना आने वाले विषय मतलब जो आयोग की अधिकारिकता के अधीन, मतलब हमारे अधीन जो विषय आते ही नहीं है वो इसमें रख दिए गए कि ये नहीं है कि भाई ये तो नियम बने लेकिन उसमें ये तो आते नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें जो जो नियम अभी नहीं आते थे वो यहाँ रख दिए गए, ये लो। और 37 माने विशेष जो अन्वेषण दलों के गठन से संबंधित चीज़ें, मतलब अन्वेषण दल सीधे याद करो, ज़्यादा क्या है जो है। 38 मतलब जो सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई है उसके प्रति संरक्षण, मतलब ये नहीं कि हमने जो है कुछ कार्रवाई की है तो बाद में बाहर मिलो हम तुमको देख लेंगे पेल देंगे, वो नहीं। मतलब हमने जो कार्रवाई की है उसके खिलाफ हम पर कोई कार्रवाई नहीं की हो सकती है। जैसे हम जज बने बैठे हैं, हमने कोई निर्णय दिया बाहर आओ पेल देंगे, तो वो नहीं, उस पर हम पे कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, 39 में रखा गया है लोक सेवक को। जैसे जो NHRC और SHRC जो मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो लोक सेवक होंगे, मतलब बस इतना कहा गया। इसमें 40 में केंद्र सरकार जो नियम बनाती है वो रखे गए हैं, और ये 41 में जो राज्य सरकार नियम बनाती है वो रखे गए हैं। इसमें 40 का खाइए बात को अलग से जोड़ेंगे कि बहुत लक्ष्य रूप से नियम बनाना, मतलब जो पहले से नियम थे उनसे रिलेट करके कोई नियम बनाना, बिल्कुल नया नहीं। और ये जो है विनिमय, ये मतलब शक्तियाँ जो होती हैं किसी कार्य को या समय या स्थिति को तय करने के लिए वो इसमें। और 42 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति को इसमें रखा गया है। और 43 मतलब निरसन या वयावृत्ति को इसमें रखा गया। तो ये भी चैप्टर देखो एंड हो गया है, और इसमें जो है जो ट्रिक्स थी मज़ा आ गया होगा पढ़ के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और देखने के लिए